हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज प्रेजेंट है हम लेकर के आप लोगों के सामने में मॉडर्न फिजिक्स का ये पोर्शन जो चैप्टर है अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति एवं पदार्थ, ये सारी चीज़ें। इसका एक लेक्चर नंबर 6 लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले का सारा वीडियोस, इससे पहले के सारे लेक्चर्स आपको भली भांति समझ में आई होंगी, जिसमें मैंने बात किया था प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव का, जिसमें मैंने बात किया था कार्य फलन का, जिसमें मैंने बात किया था देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य का। इन बातों को मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में रिमाइंड करवाना चाहता हूं। मैं कहता हूं क्या कि अगर कोई एक धातु है तो इसके धातु के सतह पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ऊर्जा दें, ये ऊर्जा हम इसको कैसे दे रहे थे, तो प्रकाश के रूप में दे रहे थे। और ये प्रकाश के रूप में जो ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहे थे, ये ऊर्जा उच्च आवृत्ति की होती थी, ये उच्च आवृत्ति की होती थी और निम्न तरंग दैर्घ्य की होती थी। उच्च आवृत्ति और निम्न तरंग दैर्घ्य का जब हम इसको ऊर्जा दे रहे थे तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था। इसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले थे, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव बोले थे। अब मैं आपको ये बोला था कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा का परिमाण होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कार्य फलन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्य फलन, जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। और अगर मान लीजिए कि हम इसको प्रकाश के रूप में ऊर्जा ई दिए थे, तो इसके अंदर में आप देखिए कि कोई भी मेटल का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। जैसे कि अगर आप किसी धातु को अपने कमरे में बैठ करके छुएंगे, किसी लोहे की चीज को अगर आप छुएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। इसका मतलब ये कि जो बाहरी तापमान है, इस बाहरी तापमान से कहीं ना कहीं जो है तो उसके अंदर का तापमान क्या है, अधिक है। और इस तापमान के अंतर के कारण क्या होगा कि किसी भी धातु में बाहर से अंदर के तरफ क्या होगा, हीट एनर्जी इसको मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, हीट एनर्जी इसको मिलेगा। आप जानते हैं कि तापमान का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान के तरफ होता है। तो ये जो धातु है, इस धातु का तापमान बाहर के तापमान से कम है और बाहरी तापमान क्या है, अधिक है। तो अगर इसको तापमान मिलेगा, मान लीजिए कि हमारे बाहर का जो तापमान है यह है 27 डिग्री सेल्सियस, और ये जो अंदर का तापमान है इसका, यह है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ये 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर है। तो इसमें तापमान बाहर से अंदर के तरफ प्रवेश करेगा। अब है क्या कि इस धातु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा कण है, बहुत ही तीक्ष्ण कण है, बहुत ही सूक्ष्म कण है। इन सूक्ष्म कण को जब थोड़ा भी ऊर्जा मिलेगा तो ये सारे ऊर्जा को ये क्या करेगा, अपने गतिज ऊर्जा में बदल देगा, अपने गतिज ऊर्जा में क्या करेगा, बदल देगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडम मोशन करने लगेगा। रैंडम मोशन मतलब ये किसी भी दिशा में ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्योंकि इस धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और सारे इलेक्ट्रॉन को ये बाहर से उष्मा के रूप में ऊर्जा मिल रही है, बाहर से ये उष्मा के रूप में ऊर्जा मिल रही है। तो इस ऊर्जा को लेकर के ये क्या होगा, एकदम पागल हो जाएगा। छोटा सा इलेक्ट्रॉन ने उसको ऊर्जा दे दी। अब ये क्या होगा, इस ऊर्जा को लेकर के ये पागल हो जाएगा, रैंडम मोशन में एकदम पागलों की तरह दौड़ने लगेगा। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल के अंदर में, बहुत सारे नाभिक भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होगा, टकराएगा, नाभिकों के साथ क्या होगा, टकराएगा। और टकरा टकरा करके क्या करेगा, अपना ऊर्जा फालतू में नष्ट करेगा। तो जब ऊर्जा नष्ट कर रहा है, तो मैं आपको बोला था कि मान लीजिए कि अगर कोई धातु है ये अपना ऊर्जा नष्ट भी कर रहा है, किस चीज में, कोलिजन में। तो इसको निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा देना पड़ेगा वो कम से कम कितना ऊर्जा देना पड़ा था, तो इसके कार्यफलन के बराबर का ऊर्जा। लेकिन मैं आपको बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको जो ऊर्जा दें वो इसके कार्यफलन के बराबर या इससे बड़ा हो।
तो ये हम बोले थे क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन ये मैं बोला था क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, बस हो सकता है। कब? जब इसको इसके कार्यफलन से अधिक ऊर्जा दे दे तब। तो बात हो रही थी क्या कि भाई कार्यफलन है ऐसा न्यूनतम ऊर्जा का परिमाण, जो ऊर्जा का परिमाण अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, किसी धातु के सतह को दे देते हैं, तो उसके सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लग जाता है। तो अगर कार्यफलन के बराबर का ऊर्जा हम इसको दे दें तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, लेकिन तब निकलेगा जब ये लड़ भीड़ करके अपना ऊर्जा का समाप्ति नहीं करेगा। मैं आपको पीछे एक टेबल के माध्यम से दिखाया भी था क्या, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको दिखाया था क्या कि अगर मान लीजिए कि अपने पास कुछ इस प्रकार का एक धातु है, जिस धातु में मैं ऊर्जा दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिस धातु को मैं ऊर्जा दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका कार्यफलन भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये कॉलिजन में अपना ऊर्जा नष्ट नहीं करेगा, और बाकी का जो ऊर्जा बचेगा इसके पास ये इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। मैं क्या बोला कि मैं इसको ऊर्जा जो दिया ई, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका जो कार्यफलन है फाई, ये भी किस चीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसने जो टकराव में, कोलिजन में, इसने जो टक्कर में ऊर्जा नष्ट किया, जो टक्कर में इसने ऊर्जा क्या किया, नष्ट किया, इस ऊर्जा का परिमाण, ऊर्जा नष्ट किया कितना, ये देखना है। और जो इसका बच गया वो क्या, इसका बच गया, ये इसका बच गया क्या, गतिज ऊर्जा। तो मैं बोला था कि मान लीजिए कि किसी धातु के सतह को अगर मैंने ऊर्जा दिया E इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसका कार्यफलन है केवल कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई बराबर है कितना इसका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो क्या क्या हो सकता है, इन संभावनाओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपको बोला था क्या कि अगर कोई आदमी नेगेटिव एनर्जी में है, वो कर्ज लिया हुआ है, तो जिससे कर्ज लिया हुआ है उसके बंधन में है, उसको ये छोड़ करके भाग नहीं सकता। उसको छोड़ के भागने के लिए उसको कर्ज चुकाना होगा, या तो जीरो पर रहना पड़ेगा या उसको पॉजिटिव एनर्जी में रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको सतह से बाहर जाना है तो आप या तो जीरो काइनेटिक एनर्जी में रहिए या तो धनात्मक काइनेटिक एनर्जी में रहिए, ऋणात्मक काइनेटिक एनर्जी लेकर के आप कभी भी सतह से बाहर नहीं हो पाएंगे। तो मैं बोला क्या कि एक केस ऐसा हो सकता है बेटा कि मैंने जो इसको ऊर्जा दिया वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, इसने अपने कार्यफलन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, और हो सकता है कि यह अपने टक्कर में किसी तरह का ऊर्जा नष्ट नहीं किया, टकराव में जो इसने ऊर्जा नष्ट किया वो कितना, 0। तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये कितने का, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको अपने कार्यफलन में क्या हो गया, चला गया। तो गतिज ऊर्जा ये पॉजिटिव गतिज ऊर्जा है, इस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ये बात तय है कि ये गतिज ऊर्जा लेकर के ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर हो जाएगा। दूसरा केस देखिए कि दूसरा केस में ये हो सकता है कि मैं इसको क्या करूं कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका कार्यफलन है, ये नष्ट करेगा ही करेगा, और मान लीजिए क्या कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा इसने क्या किया, टकराव में नष्ट कर लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ, दूसरे नाभिकों के साथ टकराने में इसने क्या किया, नष्ट कर लिया। अब इसके पास 5 2 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो गया, बचा कितना, काइनेटिक एनर्जी इसका बचा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी ये क्या करेगा, सतह से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगला केस देखिए कि अगर मैं इसको क्या करता हूं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा देता हूं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको निकलने के लिए चाहिए, टकराव में इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा नष्ट कर दी, दूसरे नाभिकों के साथ टकराने में, लड़ने भिड़ने में इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा नष्ट कर लिया। अब इसका 6 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म, इसके पास गतिज ऊर्जा के रूप में जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी ये नेगेटिव नहीं है, 0 है, अभी भी ये सतह से बाहर जा सकता है। लेकिन अगला केस जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है, देखिए
कि अब ये हो कि मैं इसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कार्यफलन में चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या करे, खर्च कर ले दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ, नाभिकों के साथ टक्कर करने में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ये खर्च कर लिया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा, इसके पास है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा। अब ये क्या होगा, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में बचेगा, ये बचेगा -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कि इन सारे चीजों में, इन सारे केस में या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है, और इधर जो काइनेटिक एनर्जी है ये कैसा है, नेगेटिव है। मैं आपको अभी भी बोला था कि इन सारे केसों में, इतने केसों में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। इतने केस में हो सकता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। अधिक प्रभावी कैसे होगा, तो जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी इसका होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ही अधिक प्रभावी होगा, वो उतना जल्दी से निकल के आएगा। हो क्या रहा है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो आप देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा दे सकते हैं, एक निश्चित ऊर्जा दे रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कार्यफलन भी निश्चित है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये जो टक्करों में ऊर्जा नष्ट कर रहा है ये निश्चित नहीं है। ये हो सकता है कभी बिना टकराए हुए निकल जाए, क्योंकि रैंडम मोशन में है। हो सकता है कि 1-2 बार टकरा के निकले, हो सकता है 2000 बार टकरा के निकले। तो जितना अधिक टकराव होगा उसमें ऊर्जा का नष्ट उतना ही अधिक होगा, और जो ऊर्जा इसके पास बचेगा, यदि धनात्मक या जीरो ऊर्जा है, उसको ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल लेगा, जो ऊर्जा इसके पास बचेगा। और जो ऊर्जा बचा और काइनेटिक एनर्जी में बदला, यदि वो काइनेटिक एनर्जी जीरो या पॉजिटिव रहेगा तो ये सतह से बाहर जा सकता है, और यदि नहीं रहेगा तो ये सतह से बाहर नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई ऊर्जा का नष्ट निश्चित नहीं है, लेकिन ये पता है कि यदि ऊर्जा ये कम से कम नष्ट करेगा, जीरो नष्ट करेगा, ऊर्जा नष्ट नहीं करेगा, तब जो गतिज ऊर्जा का परिमाण होगा ये अधिकतम होगा। और ये गतिज ऊर्जा होगा क्या, तो E-5 के बराबर में 8 - 2 बराबर कितना, 6। कब, जब ये किसी तरह का ऊर्जा नष्ट नहीं किया तब। तो यहीं से आइंस्टीन साहब ने अपना एक इक्वेशन दिया था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोले थे, आइंस्टीन का विद्युत प्रकाश समीकरण या प्रकाश विद्युत समीकरण। तो विद्युत प्रकाश समीकरण क्या बोला था, बोले थे ये कि जो काइनेटिक एनर्जी का अधिकतम मान होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का अधिकतम मान होगा, ये क्या होगा, दिए गए ऊर्जा E-5 के बराबर में। अब देखिए कि आपको इसमें बोले थे क्या, कि एक टर्म आपको बताए थे, आपको देहली आवृत्ति, एक टर्म आपको क्या बताए थे, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या बोले थे, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर क्या हो, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए। और आपको देहली आवृत्ति जो हम आपको F0 बताए थे, ये F0 इक्वल टू कितना था, ये F0 इक्वल टू था HF के बराबर में, H/5 फाइव इक्वल टू HF0 आया था। ये F5 इक्वल टू कितना आया था, HF0 आया था, और यहाँ से आप F0 कितना लिखे थे, 5/, ये आपका क्या था, देहली आवृत्ति था। एक टर्म आपको क्या बताए थे, देहली तरंग दैर्घ्य, एक टर्म आपको क्या बताए थे, देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। ये देहली तरंग दैर्घ्य क्या बताया था, देहली तरंग दैर्घ्य बताया था लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट जो आपको मैं बताया था, उसमें जो आया था आपका लैम्डा नॉट में, यह आया था आपका 5 इक्वल टू HC लैम्डा नॉट, यानी कि जो लैम्डा नॉट था आपका वो कितना था, HC/5। ये टर्म में बताया था। अब देखिए कि इस इक्वेशन में यहां से देखिए कि अगर हम लोग ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो एनर्जी E इक्वल टू होता है, ये होता है HF के बराबर में। और यहां से आप ये भी जान रहे हैं कि 5 इक्वल टू होता है कितना, HF
नॉट के बराबर में। तो इस दोनों को जब इसमें आप पुट करिएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला मिलेगा, जो मिलेगा कितना, एच एफ माइनस एच एफ नॉट के बराबर में। और ध्यान से देखिएगा तो ये समीकरण देखिए कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के टर्म में जा रहा है, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये टर्म c हो जाता है और इसका स्लोप जो है वो कितना हो जाता है, m हो जाता है। इसका ग्राफ मैं पिछले दिन बताया था, बोला था कि ये काइनेटिक एनर्जी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राफ के इस पोर्शन को हम लोगों ने क्या किया था, पिछले दिन छांट लिया था। दूसरा चीज देखिए, इसी में मैं आपको एक और टर्म बताया था। एक और टर्म क्या बताया था, फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो देखो कि ये तुम जानते हो कि एनर्जी इक्वल टू जो ई इक्वल टू होता है ये एच सी बाई लैम्डा होता है, और फाई इक्वल टू अभी क्या पढ़ रहे हो, एच सी बाई लैम्डा नॉट। अब इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में डालोगे तब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, ई के जगह पर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये भी एक इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन। इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले दिन तक चर्चा कर लिया था। क्या कि देहली आवृत्ति क्या होता है, तो न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके। ये सारी बातों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक बात कर लिया था। अब आज जो अपना अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। यह है क्या, लेनार्ड का प्रक्षेपण, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। एक साइंटिस्ट थे लेनार्ड, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में क्या प्रयोग किया, इस प्रयोग के बारे में आज हम लोगों को जानना है, इस प्रक्षेपण के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो देखिए कि लेनार्ड अपने प्रयोग में क्या किया, एक कांच का काले कलर का एक ऐसा ट्यूब बनाया, कांच का काले कलर का क्या किया, एक ऐसा ट्यूब बनाया। और इस ट्यूब में इसने क्या किया कि धातु का दो प्लेट, इस ट्यूब में इसने क्या किया कि धातु का दो प्लेट फिक्स किया। यह एक प्लेट है जो धातु का प्लेट है, और यह एक दूसरा प्लेट है जो भी किसका प्लेट है, धातु का प्लेट है। लेनार्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया, दो धातु का प्लेट एक ट्यूब में फिक्स किया। ये ट्यूब रंगीन ट्यूब है कि इसमें कोई प्रकाश नहीं आ सकता, काले कलर का ट्यूब है। और इसमें इसने क्या किया कि इतना सारा जगह छोड़ दिया पारदर्शी, जिस पारदर्शी से क्या कर सके ये इस पर प्रकाश आपतित करवा सके। अब क्या हुआ भाई कि ये धातु का प्लेट है, इस धातु के प्लेट को इसने क्या किया कि एक बैटरी के साथ, इस धातु के प्लेट को इसने क्या किया कि एक बैटरी के साथ इसने जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ इसने जोड़ दिया, और इस बैटरी में एक रियोस्टर लगा दिया, जिस रियोस्टर के कारण ये क्या कर सके, प्रतिरोधों को कंट्रोल कर सके। और इसके रास्ते में इसने एक उपकरण लगा दिया, विद्युतीय उपकरण, जिसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, और ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापता। लेनार्ड ने क्या किया, एक रंगीन ट्यूब लिया, कांच का वैक्यूम ट्यूब। ये क्या है, ये जो है आपका, ये है रंगीन, जनरली काला कलर का होता है, ठीक ना, कांच का ट्यूब है। ये कांच का क्या है, ट्यूब है जो निर्वात है, अंदर से इसमें क्या है, किसी तरह का हवा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों जो है, ये धातु का प्लेट है, ये क्या है, धातु का प्लेट है। ये दूसरा वाला भी जो है, ये दूसरा वाला, ये भी क्या है, ये भी एक धातु का ही प्लेट है, धातु का ही प्लेट है। ये दोनों धातु का प्लेट इसमें इस प्रकार से क्या किया, लगा दिया गया। अब ये क्या किया लेनार्ड ने कि इस सतह से, जो सतह इसने छोड़ रखा है पारदर्शी सतह, इस सतह से इसने क्या किया कि प्रकाश ऊर्जा को इस प्लेट पर आपतित करवाया। तो जब प्रकाश का ऊर्जा इस पर आपतित होगा, कैसा भाई, तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा रहेगा, और इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। तो जब प्रकाश ऊर्जा इस पर आपतित करवाया, तो धातु के सतह पर जब प्रकाश ऊर्जा आएगा तो यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे।
और इधर के तरफ भागेंगे। क्यों? कि ये मैंने बैटरी जोड़ा है और इस पर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा? इसको पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा? इसको पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अपने तरफ खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अपने तरफ खींचेगा और ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस तरह से बहने लग जाएगा, बहने लग जाएगा ये सारा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएगा तो इस तरह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचेगा। और आप देखिए कि अगर इस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसीलिए इस प्लेट का नाम जो है सो एक और नाम दिया जाता है, क्या? उत्सर्जी प्लेट। उत्सर्जी प्लेट, इसको इमीटर भी बोलते हैं। इमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, इसको इमीटर भी बोलते हैं। और ये वाला जो प्लेट है, ये क्या कर रहा है? इसको ग्रहण कर रहा है। ये इमीटर है, उत्सर्जी प्लेट है, तो ये कैसा प्लेट हो जाएगा? ग्राही प्लेट हो जाएगा, ठीक ना? ग्राही प्लेट हो जाएगा। इसको एक्सेप्टर बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर या फिर रिसीवर। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। लेकिन देखिए इस प्रक्रिया में क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन यहां से चली, यहां से निकली, और निकल करके ये पॉजिटिवली चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या किया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड एनोड बोलते हैं। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो ये है आपका कैथोड, और ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट है आपका कैसा? एनोड प्लेट है। इस पर पॉजिटिवली चार्ज है इसीलिए ये कैसा है? एनोड, और इस पर नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए ये कैसा है? कैथोड। अब देखिए कि एनोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, और एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये क्या कर रहा है? इसको अपने तरफ खींच ले रहा है। इस प्रकार से देखिए कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इससे विद्युत धारा बहने लगेगा, और ये जो है आमीटर वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। इस प्रकार से देखा क्या इन्होंने, लेनार्ड ने अपने प्रक्षेपण में, कि जब एक रंगीन कांच के ट्यूब में हम दो धातु के प्लेटों को एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे एक पर धन आवेश आ जाए और एक पर कैसा आवेश आ जाए? ऋण आवेश आ जाए। तो जब ऋण आवेश वाले प्लेट पर आप क्या करेंगे कि प्रकाश की किरण डालेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, जिसे हम लोग विद्युतीय प्रभाव कहते हैं प्रकाश का। तो विद्युतीय प्रभाव के कारण जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसको अपने तरफ क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर ऐसे बह करके वापस आएगा। इस तरह से क्या होगा? इसका परिपथ पूर्ण हो जाएगा, इसका सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इससे एक विद्युतीय धारा बहने लग जाएगी। इससे क्या होगा? एक विद्युतीय धारा बहने लगेगी, और जब विद्युत धारा बहने लगेगी तो ये जो आमीटर है, ये आमीटर जो है ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के कारण क्या होगा कि यहां से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर अगर इसी धातु के प्लेट पर हम प्रकाश की किरण को गिराते तब क्या विद्युत धारा प्रवाह होता? तो आप दूसरा बात लीजिए कि अगर इस पर गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इस पर ऋण आवेश है। ये ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिससे इसका परिपथ पूर्ण नहीं होगा, और क्या होगा? इससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यही था क्या? लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कहा? कहा कि जब ऋण आवेशित धातु के प्लेट पर प्रकाश की किरण को गिराते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ये धन आवेश का प्लेट अपने तरफ खींचता है, और इस तरीके से परिपथ पूर्ण हो जाने के कारण क्या होता है? इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यही है क्या? लेनार्ड का प्रक्षेपण। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। सन 1900 ईस्वी में वैज्ञानिक लेनार्ड ने बताया
कि ऋण प्लेट पर परावैंगनी किरणें डालने पर प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है और धारा बहने लगती है। परंतु धन प्लेट पर परावैंगनी किरणें डालने पर प्लेट में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अपने ऋण आवेश के कारण ऋण प्लेट पर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अतः परिपथ पूर्ण न होने के कारण परिपथ में धारा नहीं बहती है। अभी मैं यही बोल रहा था क्या, कि जब ऋण प्लेट पे प्रकाश की किरण आएगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा बहने लग जाएगी। लेकिन जब इस धन प्लेट पर हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही तो रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा कि रिपेल हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा और ये परिपथ पूर्ण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, परिपथ पूर्ण नहीं होगा और विद्युत धारा का प्रभाव भी क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए बेटा, इसके बाद ये कहता है क्या कि प्रकाश विद्युतीय धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप देखिए कि लेनार्ड के प्रक्षेपण में जब नेगेटिव चार्ज पे हम लोग, नेगेटिव चार्ज प्लेट पे हम लोग प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, करंट बह रहा है और करंट बह करके एक सर्किट कंप्लीट कर पा रहा है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसी विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी विद्युत धारा को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, प्रकाश विद्युतीय धारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ से बात यह आ रही है कि जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बात करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, एक सर्किट कंप्लीट किया और यहाँ से एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण यह एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसी विद्युतीय धारा I को, जो इससे करंट बह रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब कह रहा है क्या कि इस घटना के लिए लघु तरंगदैर्घ्य मतलब छोटा तरंगदैर्घ्य और उच्च आवृत्ति का प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। आप देखिए कि यहाँ पर आप जितना अधिक प्रभावित प्रकाश डालिएगा, मतलब जो प्रकाश डालेंगे उसका तरंगदैर्घ्य जितना कम रहेगा, उसका आवृत्ति जितना अधिक रहेगा, उस हिसाब से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। क्यों कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अब जितना अधिक होगा, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन इधर से बहेगा, उतना अधिक आवेश का प्रवाह होगा और उस हिसाब से क्या होगा, उतना अधिक विद्युत धारा आवेश से बहेगा। तो मान लीजिए कि किसी समय यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण अगर कुछ विद्युत धारा बह रही थी, उस विद्युत धारा को हम लोग मान लें क्या, उस विद्युत धारा को हम लोग मान लें क्या कि ये जो किसी समय में इससे विद्युत धारा बह रही थी, ये विद्युत धारा क्या होगी, बह रही थी, मान लीजिए क्या ऐसे विद्युत धारा यहाँ पर थी, किसी समय में बह रही थी किसी तरंगदैर्घ्य के कारण। तो ये तरंगदैर्घ्य से कुछ देर के लिए बढ़ता है, लेकिन फिर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मान लीजिए कि हम और आवृत्ति बढ़ाएं तो यहाँ से क्या होगा, और बढ़ जाएगा। अगर हम और आवृत्ति बढ़ाएं तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ना, ये होने तो लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये प्रवाह रुक भी जाता है। क्यों रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, तो देखिए ये तो रिसीव कर रहा है, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे रिसीव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ न्यूट्रल होने लगेगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स कमने लग जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स के कमने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं रुक रहा है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो प्रकाश पड़ रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। इस रीजन में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन का जाम लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएगा, यहाँ पर जाम जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब आवेश कम गया है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके, अब इसको खींच नहीं रहा है। तो जब खींच नहीं रहा है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको न्यूट्रल भी तो करता जाएगा। जब न्यूट्रल करेगा तो इसको खींचेगा नहीं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, क्या होगा, जम जाएगा, जाम लग जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, और धारा प्रवाह होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं क्या यहाँ ग्राफ में कि कुछ समय के बाद यदि हम यहाँ पर आवृत्ति का बात करें, फ्रीक्वेंसी का, तो जितना अधिक हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ये करंट I भी उतना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए और इसको I3। तो यहाँ तक जो है सो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, जाम लगने के कारण कांस्टेंट हो गया। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है,
इसके बाद जाम लगने के कारण क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो क्या होता है कि आवृत्ति जितना हम अधिक डालेंगे ये करंट भी उतना बढ़ेगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या कि I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 है। मैं क्या बोला भाई कि लेनार्ड के प्रक्षेपण में इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर आकर के चिपकता जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर आकर के चिपकता जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज का परिमाण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। अब जितना घटेगा ये उतना उसको खींचना कम कर देगा। लेकिन यहाँ से तो एकदम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही रहा है, धर 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 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, ये खींच कम रहा है, तो इस बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जाम लग जाएगा और अब धारा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए जब तक ये खींच रहा था तब तक धारा प्रवाह हो रहा था, अब जाम लग गया तो जाम लगने के बाद धारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जितना उच्च आवृत्ति का आप प्रकाश डालिएगा धारा भी उतना ही अधिक प्रभावी ढंग से क्या होगा, इससे होकर के प्रवाहित होगा। बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि इसमें इसमें धारा प्रवाही होगा, ये चीज तो आप समझ गए। इस ग्राफ को थोड़ा अगर अच्छे से हम लोग बनाए, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से बनाए तो ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है इसमें मैं इधर बात किया था किसका, फ्रीक्वेंसी का, और इधर बात किया था मैं किस चीज का, करंट का। तो किसी समय में अगर यहाँ से करंट बह रही है तो करंट कुछ देर तक बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है, लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हम इस पर और अधिक आवृत्ति डालेंगे और अधिक आवृत्ति डालेंगे तो फिर करंट यहाँ से बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम और अधिक आवृत्ति डालें तो कुछ समय बढ़ेगा बढ़ेगा, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट I1 I2 और I3। अब देखिए कि अगले केस में क्या हो रही है, अगले केस में हो रही है क्या, लेनार्ड के प्रक्षेपण में कि जो अपना ये था, जो अपना ये कहानी था लेनार्ड के प्रक्षेपण में, ये कहानी थी कि ये एक वैक्यूम ट्यूब था। इस वैक्यूम ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया था, तो दो धातु के प्लेट लगा रखे थे, दो धातु के प्लेट रखा रखे थे। एक का नाम रखे थे हम लोग क्या, इसका कैथोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज था, जिस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और एक इधर हम लोगों ने प्लेट रखा लगा था क्या, एनोड, जिस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या किया था, एक बैटरी से एक आमीटर को कनेक्ट करते हुए जोड़ दिया था। इस तरह से ये जुड़ी हुई थी, इस तरह से ये क्या थी, जुड़ी हुई। यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था कब, जब हम लोग इस पर प्रकाश की किरणें यहाँ से डाल रहे थे। जब इस पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से प्रकाश की किरणें डाल रहे थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन लगातार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और इसमें से ये क्या कर रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, और खींचते खींचते धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या लग गया, जाम लग गया। यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जम जाता है। क्यों कि भाई ये पॉजिटिव तो अब खींचना बंद कर दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो ही रहा है, तो इस जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक ट्रैफिक हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा तो देखिए इसमें एक समस्या यह है कि ट्यूब के बीच में इलेक्ट्रॉन का जाम लग जाएगा, जाम लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। अब फिर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को चालू करने के लिए हमको क्या करना है, तो रुका क्यों है, रुका इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है सो कम गया है। तो अगर हम किसी तरह से यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके और इस पॉजिटिव की तरफ बहने लगेगा और फिर से धारा का प्रवाह क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। मतलब कि यदि इस एनोड प्लेट का, यदि इस एनोड प्लेट का हम विभव किसी तरह से बढ़ाने लग जाएं, धन विभव है तो धनात्मक विभव कैसे बढ़ाइएगा, जब इस पर धन आवेश डालिएगा तब। तो जब हम इस पर धन आवेश डाल करके इसका विभव बढ़ाने लग जाएंगे तो ये जाम को फिर से ये धन आवेश क्या करेगा, अपने तरफ खींचने लगेगा, और जब खींचने लगेगा तो धारा प्रवाह के कारण इससे होकर के फिर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो यहाँ था यही बात क्या, कि एक समस्या था क्या, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए धन आवेशित प्लेट पर हम धन आवेश के परिमाण को बढ़ाएंगे। धन आवेश के प्लेट पर क्या कर रहे हैं कि धन आवेश के परिमाण को हम लोग बढ़ा रहे हैं,
और जब धन आवेश का परिमाण इससे बढ़ेगा, इसको क्या करेगा, ये फिर से आकर्षित करने लगेगा, और आकर्षित जब करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगी, त्वरण उत्पन्न हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि धारा का प्रवाह पुनः आरंभ हो जाएगा। अब देखिए कि धारा का प्रवाह रुक गया था जाम लगने के कारण, तो हमने क्या किया कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, धन विभव को और बढ़ाया। धन विभव के बढ़ने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करने लगा, फिर से आकर्षण बल लगाने लगा, बल लगने लगा मतलब उस पर त्वरण लगने लगेगी, और त्वरण लगने लगेगी तो फिर से क्या होगा कि धारा का प्रवाह रुक जाएगा। जैसे जैसे धन आवेश का परिमाण हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, परंतु परंतु एक समय के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाता है, और धन आवेश विभव बढ़ाने से भी धारा का मान नहीं बढ़ता है। मतलब ये जो आपका धातु का प्लेट है, इसके पास एक निश्चित फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो निश्चित फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से उत्सर्जित होने लगे, बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, अब हम यहाँ पर कितना भी विभव बढ़ा दें और यहाँ से पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, तो हम यहाँ कितना भी विभव बढ़ा लेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा क्या, नहीं होगा। तो भाई एक समय के बाद अगर हम यहाँ का कितना भी विभव बढ़ाते हैं, तो उस विभव के बढ़ाने से आवेश का प्रवाह क्या होता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, धारा नहीं बढ़ता है, और इसी विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कहते हैं इसको, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। मतलब इसके बाद अब विद्युत धारा नहीं बढ़ेगा। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन दर धातु पर पड़ने वाले प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। मैं अभी भी बता रहा था, क्या अभी क्या बता रहा था कि एक समय तक बढ़ेगा, एक समय तक विद्युत धारा आवृत्ति के बढ़ा देने से क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, इस पर हम लोग दिखा रहे हैं किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को, और इस पर दिखा रहे हैं करंट को। किसी समय में विद्युत धारा थी यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ से क्या हुआ कि बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अब एक समय के बाद ये क्या होगा कि इस पर इंटेंसिटी बढ़ाने से भी, इस पर विभव बढ़ाने से भी धारा का मान नहीं बढ़ेगा। अगर हम और आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, ये नहीं बढ़ेगा। और आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि हम जितना अधिक आवृत्ति का प्रकाश इस पे डाल रहे हैं, इसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, उतना ही अधिक हो रहा है। ज्यादा अच्छा लगेगा यदि इस पर फ्रीक्वेंसी को रखा जाए और इस पर करंट को रखा जाए, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। कब कि यदि इस पर फ्रीक्वेंसी को रखा जाए और इस पर करंट को रखा जाए, तब इस पर करंट को हम लोग, और यहाँ पर ये चीज रखिए, यहाँ पर रखा जाए फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पर रखा जाए फ्रीक्वेंसी को, और यहाँ पर रखा जाए करंट को। इस पर फ्रीक्वेंसी और इस पे करंट। यहाँ से विद्युत धारा चला, कुछ ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। कि अब हम विभव बढ़ा भी रहे हैं तो भी धारा नहीं बढ़ रहा है। तो जितना अधिक फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, विद्युत धारा का परिमाण उतना अधिक हो रहा है, I1 I2 I3। यहाँ देख रहे हैं कि अधिक परिमाण डालने से I1 I2 और I3 में किस तरह का रिलेशन बन रहा है, किस तरह का रिलेशन बन रहा है, जो आप देख सकते हैं। I1 सबसे छोटा है, I2 इससे बड़ा है, और I3 सबसे बड़ा है। मतलब क्या होगा कि धातु पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी के समानुपाती होता है, क्या चीज, करंट के। जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे करंट भी उतना अधिक होगा, और जहां से ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हुआ, करंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, अधिकतम मान अटेन किया। इसी अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे। इसी को हम लोग संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जब इतनी बातें समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा अपने कहानी को और यहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। रहने दिया जाए, आज इतना तक ही काफी है। इतना तक आप पढ़ के आइएगा। आज आपको क्या बोले, लेनार्ड का प्रयोग बोले। लेनार्ड के प्रयोग में आपको क्या बताया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताया। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में मैं आपको बताया कि संतृप्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, ये बताया। इसमें क्या बताया कि भाई साहब, जब प्रकाश रुक जाएगा जाम लगने के कारण, तो हम यहाँ पर धन आवेश के कारण विभव बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये जाम यहाँ से खुल जाएगा, धारा बहने लगेगी। लेकिन अब फिर से एक समय ऐसा आएगा
कि अब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस धातु के प्लेट पर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, और फिर से करंट का मान क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा, कांस्टेंट। तो बढ़ने के कारण, त्वरण के कारण धारा बढ़ती गई, अधिकतम मान तक गई, अधिकतम मान के बाद क्या होगी, कांस्टेंट। तो विद्युत धारा के इसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। आज के लिए इतना काफी है, आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ के आइए इस लेक्चर को। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।